जय हिंद साथियों। देखिए, आज आप सब पढ़ेंगे हाई कोर्ट न्यायपालिका के अंतर्गत। आज आप सबको हाई कोर्ट पूरी तरह से पूरी कंप्लीट क्लास पढ़नी है और बिल्कुल अंत तक आप सबको जुड़े रहना है। आपका जो लूसेंट वाली बुक है आपके पास, क्वेश्चन वाली बुक, उस बुक को उठाइए और हाई कोर्ट इंडेक्स में जाके देखिए और निकालने के बाद उसके पूरे क्वेश्चन लगाइए। आज की क्लास में आप जो थ्योरिकल पढ़ेंगे पूरे क्वेश्चन उसमें बनेंगे। तो देखिए, यहाँ पे आज तो इस टॉपिक का कुछ भी छूटने वाला नहीं है, इसलिए आप सबसे रिक्वायरमेंट है कि आप सब बिल्कुल लास्ट तक जुड़े रहेंगे। पूरी पीपीटी आपको पीपीटी के तहत आप सबको पढ़ाया जाएगा। पहले मैं आप सबको बेसिक बता दूं हाई कोर्ट के बारे में। पूरी क्लासेस अच्छे से बिल्कुल अंत तक जुड़े रहना, ध्यान रखना। मैं आप सबको पहले बता दूं, देखिए जो वाली क्लास में पहले समझेंगे कि जो उच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय सर्वप्रथम कहाँ आए, कौन से अधिनियम के अंतर्गत आए। तो देखिए, आप सुनिए, 1861 अधिनियम के अंतर्गत सन 1862 में सबसे पहले भारत में उच्च न्यायालय आया। कलकत्ता, मुंबई और मद्रास, इन 3 जगह आए भारत में उच्च न्यायालय। इसके बाद चौथी बार 1866 में यूपी बोले तो इलाहाबाद में इलाहाबाद उच्च न्यायालय आया। लिखी दे रहा मैं, इलाहाबाद उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय आया। तो आप सब देखिए, आप समझिए। तो इस प्रकार से 1961 अधिनियम के तहत, सॉरी 1861 अधिनियम के तहत 1900 अभी बिल्कुल जस्ट पॉलिटी पढ़ा रहा था तो 1900 रट गया। देखिए आप सुनिए, तो 1861 के तहत 1862 में कलकत्ता, मुंबई, मद्रास और 3 जगह आ गया। और 1866 में यूपी इलाहाबाद उच्च न्यायालय इलाहाबाद में आया, ठीक है, जो कि हाँ अभी सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है। चलिए यहाँ पे देखिए, तो इसके बाद जो उच्च न्यायालय आ गया और अभी और समझे तो भारत में अभी कुल 2019 तक, 2019 से अभी टोटल 25 उच्च न्यायालय हैं। कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? कुल 25 उच्च न्यायालय हैं, उच्च न्यायालय हैं। 25वां कौन सा है? तो 25वां आंध्र प्रदेश का है, अमरावती में। तो देखिए मैं यहाँ पर लिख दे रहा, आंध्र प्रदेश की राजधानी जो अमरावती है, अमरावती में है, ठीक है। 25वां उच्च न्यायालय जिसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2019 को, ठीक है। तो आप सबको इतना याद रखना। मैं तो अभी आप सबको उच्च न्यायालय के शॉर्ट फॉर्म में आप सबको बता रहा। तो देखिए आप सुनिए, और इसका और क्या है, हाँ, तो अब बताइए, तो भारत में कौन से अधिनियम के अंतर्गत उच्च न्यायालय आए? तो 1861 अधिनियम के अंतर्गत 1862 में कलकत्ता, मुंबई, मद्रास, इन 3 जगह आया। फिर 1866 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय आया। और भारत में अभी कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो भारत में अभी कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। 25वां कौन सा है? तो 25वां आंध्र प्रदेश का उच्च न्यायालय है, जिसकी स्थापना या हम कह सकते हैं आज का गठन 2019 में हुआ था। भारत में न्यायपालिका कैसी है? तो भारत में न्यायपालिका एकीकृत है। कैसी है? एकीकृत। सबसे टॉप पर कौन सा न्यायालय है? एससी, सुप्रीम कोर्ट, इसके बाद एचसी और इसके बाद डीसी, ठीक है। एससी बोले तो हाई कोर्ट, डीसी बोले तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है। तो हाँ, तो इतने आप एकीकृत न्यायपालिका है। और एकीकृत न्यायपालिका में सबसे टॉप पे जो न्यायालय है वो है सुप्रीम कोर्ट, जो कि दिल्ली में है। हाँ, इसके बाद हम समझेंगे सर उच्च न्यायालय का जो संविधान में उच्च न्यायालय, रुक 1 मिनट, का संविधान में प्रावधान, संविधान में प्रावधान,
चलिए, देखिए यहाँ पे संविधान में जो इसका प्रावधान है, संविधान में इसका प्रावधान है कि यह संविधान के भाग 6 में, भाग कितने में, भाग 6 में अनुच्छेद 214 से 231 तक इसका विवरण है, 31 तक इसका विवरण है। ठीक है, और आप लोग समझिए। तो हाँ, अब आप लोग इसको याद कीजिए कि उच्च न्यायालयों के बारे में संविधान में कहाँ विवरण है, तो संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 214 से 231 तक भारत के उच्च न्यायालयों के बारे में, इनकी गठन, इनके न्यायाधीश बनने की प्रक्रिया और कार्यक्षेत्र, सभी विवरण अनुच्छेद 214 से 231 तक है। ठीक है, इसके बाद अब बताइए, इसके बाद यहाँ पे न्यायाधीश के बारे में समझेंगे कि न्यायाधीश कैसे क्या इसके चुने जाते हैं, क्या होता है। तो इसकी सारी कथा पहले देखिए, अभी मैंने आप सबको इतना शॉर्ट फॉर्म में बता दिया, तो इतना आप सबको नॉलेज, हायर नॉलेज आप लोग को याद रखना है, हायर नॉलेज, हाँ आप सबको याद रखना है। चलिए, तो देखिए आप सुनिए, अब सीधे हम ले चलते हैं न्यायाधीशों के बारे में कि न्यायाधीश कैसे बनते हैं। तो देखिए, न्यायाधीश बनने के लिए सबसे पहले योग्यता क्या होनी चाहिए, तो योग्यता कि वह भारत का नागरिक हो, ये तो सबके लिए है। अब बताइए, उसे भारत के न्याय कार्य में 10 वर्ष का अनुभव हो, मतलब वह 10 वर्ष तक वकील रह चुका हो किसी ना किसी न्यायालय में, वह उच्च न्यायालय में लगातार 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो। ठीक है, इसके बाद उपयुक्त में यह स्पष्ट है कि संविधान में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए कोई न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई। इसके अतिरिक्त उच्चतम संविधान में उच्चतम न्यायालयों के यहाँ पे विपरीत व्याख्यात न्यायाविदों को उच्च न्यायालय का, हम कह सकते कि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है। तो उसे कोई नहीं, देखिए उसे या तो वो किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, अपनी तरफ से बता रहा है, या तो वह किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 5 साल तक न्यायाधीश रहा हो, या उसे किसी भी न्यायालय में 10 साल तक का अधिवक्ता अनुभव हो, तो वह सुप्रीम कोर्ट, इसका हाई कोर्ट का जज बन सकता है। इसके बाद शपथ और प्रतिज्ञान, जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश बनते हैं तो उसको शपथ कौन दिलाता है, तो आप सबको पता है कि शपथ दिलाता है संबंधित राज्य का राज्यपाल। तो जिस व्यक्ति को उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है, पद संभालने से पूर्व उसे इस राज्य के राज्यपाल या इस कार्य के लिए उसके द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति के सामने शपथ, निम्नलिखित प्रतिज्ञान करना होता है। अपनी शपथ में उच्च न्यायालय का न्यायाधीश शपथ लेता है, और आप सबको पता है कि इसमें संवैधानिक कोई भी पद ग्रहण होता है तो सबको शपथ लेनी पड़ती है, चाहे वो किसी भी संवैधानिक पद पर, ठीक है, पदस्थ हो। तो उसमें वह शपथ लेता है कि भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा का पालन करूंगा, भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा, सम्यक प्रकार और यहाँ पे श्रद्धा पूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से अपने पद के कर्तव्यों और भय, पक्षपात, अनुराग और देश के बिना पालन करूंगा, संविधान और विधि की मर्यादा को बनाए रखूंगा। तो इस प्रकार से वो सब जो न्यायाधीश नियुक्त होता है, वह राज्यपाल के सामने इस प्रकार की शपथ और व्याख्यान करता है। इसके बाद समझेंगे वेतन और भत्ते। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन, भत्ते, सुविधाएं, अवकाश, पेंशन को समय समय पर संसद द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो यहाँ आप सबका ये वाला जो पॉइंट है यहाँ तक इम्पोर्टेंट हो जाएगा, इम्पोर्टेंट कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए पेंशन का, इसके बाद वेतन का, भत्ते का, सुविधाओं का जो निर्धारण करता है वह कौन करता है, तो वह संसद द्वारा, पार्लियामेंट द्वारा इसका निर्धारण किया जाता है। उसकी नियुक्ति के बाद, सिवाय वित्तीय आपातकाल
कि उनमें कोई कमी नहीं की जा सकती। ये भी आपका इम्पोर्टेंट हो जाएगा कि उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, यदि भारत सरकार पर कोई वित्तीय आपातकाल आता है तो उनकी पेंशन में, उनकी सैलरी में कोई कमी नहीं की जाती है। इसके बाद 2018 में ये वाला पॉइंट आप सबका बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा कि 2018 में मुख्य न्यायाधीश का वेतन 90,000 से बढ़ाकर सीधा 2.5 लाख रुपए, और कौन से न्यायाधीश का? मुख्य न्यायाधीश का, और प्रतिमाह, और अन्य न्यायाधीशों का 80,000 रुपए से बढ़ाकर 2.28 लाख रुपए प्रतिमाह कर दिया गया था। तो ऐसा किया गया था सन 2018 में। मुख्य न्यायाधीश का 90,000 से बढ़ाकर कितना कर दिया था बोलो? 2.5 लाख, सीधा कह सकते 2.5 लाख कर दिया था। 80,000 से बढ़ाकर 2.28 लाख रुपए का दिया था। उन्हें यहाँ पे सत्कार भत्ता, निःशुल्क आवास और अन्य सुविधाएं जैसे चिकित्सा, कार, टेलीफोन आदि भी प्रदान किया जाता है। सेवा नेतृत्व मुख्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश उसके द्वारा यहाँ पे आहरित अंतिम माहिक में वेतन का 50% प्रतिमाह पेंशन का हकदार होता है। तो मैं अगर आप सबको इसको अपनी भाषा में समझा दूं तो जब जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं या अन्य न्यायाधीश होते हैं, जब वह सेवा नेतृत्व होते हैं, हम कह सकते हैं कि जब वो रिटायर्ड होते हैं तो उनको जो पेंशन मिलता है वह अंतिम माह में जितनी पेंशन उनको मिली, जितनी सैलरी उनको मिली है, तो उसका 50% उनको क्या मिलता है? 50% उनको पेंशन मिलता है। इसके बाद यहाँ पे और समझिएगा आप सब कि न्यायाधीशों का कार्यकाल, संविधान में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल निर्धारित नहीं किया गया। इसके लिए कार्यकाल कोई नहीं है कि जैसे एमपी बनते हैं या एमएलए बनते हैं 5 साल के लिए, जो चुनाव होता है 5 साल के लिए, लेकिन इनका कोई कार्यकाल फिक्स नहीं है। लेकिन 62 साल तक वह अपने पद पर रह सकते हैं। न्यायाधीश जो बनते हैं केवल 62 साल तक। देखिए लिखा है इस संबंध में 4 प्रावधान किए गए हैं। 62 वर्ष की आयु तक पद पर यहाँ पे रहता है। उसकी आयु के संबंध में किसी भी प्रश्न का निर्णय जो है राष्ट्रपति, भारत का जो यहाँ पे मुख्य न्यायाधीश होता है सीजेआई, और यहाँ पे परामर्श करता है। इस संबंध में राष्ट्रपति का निर्णय अंतिम होता है। वह राष्ट्रपति को क्या भेज सकता है? त्याग पत्र। यदि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को अपने पद से हटना है, अपना पद उन्हें त्यागना है, तो वह अपने पद के लिए जो त्याग पत्र देते हैं तो वो राष्ट्रपति को देते हैं। संसद की सिफारिश से राष्ट्रपति उसे पद से हटा सकता है। उसकी नियुक्ति उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में हो जाने या उसके किसी भी दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण हो जाने पर वह पद छोड़ सकता है। इसके बाद देखिए यहाँ पे सुनिए, आप सबको इतने ही पॉइंट याद रखने हैं कि उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है वह अपना त्याग पत्र देना चाहे तो किसे देता है? राष्ट्रपति को। ठीक है। इसके बाद उनकी नियुक्ति से संबंधित प्रावधान, परामर्श किसी से भी हो सकता, लेकिन जो अंतिम निर्णय होता है वो राष्ट्रपति का होता है। ठीक है। इसके बाद और समझिए, न्यायाधीशों को पद से हटाना, केवल अभी मैं बात कर रहा उच्च न्यायालय के। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को राष्ट्रपति के आदेश से पद से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति न्यायाधीश को हटाने का आदेश संसद द्वारा उसी सत्र में पारित प्रस्ताव के आधार पर ही जारी कर सकता है। तो कहने का सेंस है कि पहले पार्लियामेंट, संसद में उनको हटाने पर एक हम कह सकते हैं महाभियोग प्रक्रिया लाई जाती है, महाभियोग लगाया जाता है। इसके बाद राष्ट्रपति के आदेश पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटा दिया जाता है। प्रस्ताव को विशेष बहुमत के साथ संसद के प्रत्येक सदन का समर्थन, इस प्रस्ताव को उस सदन के कुल सदस्यों का बहुमत समर्थन और उस सदन में मौजूद मतदान करने वाले सदस्यों को 2/3 का समर्थन मिलना चाहिए। अगर ये शर्त पूरी हो जाएगी तो उस न्यायाधीश पर महाभियोग लग सकता है। अभी तक किसी भी न्यायाधीश पर महाभियोग नहीं लगा।
एक बार ऐसा हुआ था, लेकिन वो महाभियोग जो है उसकी यह पूरी प्रक्रिया नहीं हो पाई और महाभियोग नहीं लग पाया और महाभियोग से पहले ही इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद यहाँ पे हटाने के दो आधार सिद्ध कदाचार और अक्षमता, केवल या संविधान का पालन न करें या अक्षमता हो, तो यही दो कारण होते हैं। इस तरह उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की तरह ही उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसी प्रक्रिया और उसी आधारों पर हटाया जा सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं, इसका शॉर्ट फॉर्म में अगर समझने के लिए वन लाइनर अगर बनाए तो भारत के उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनको पद से कैसे हटाया जा सकता, तो उनको पद से हटाया जा सकता केवल महाभियोग प्रक्रिया लाकर, और कहाँ लाई जाती है, संसद के दोनों सदनों में। इसके बाद यहाँ पर समझिए, कितने तिहाई बहुमत से, 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित होता। इसके जो क्षेत्राधिकार हैं, क्षेत्राधिकार कौन कौन से हैं, तो देखिए यहाँ पर पहले शुरू से पढ़िए बिल्कुल, 1 मिनट, चलिए यहीं से। उच्च न्यायालय के न्यायिक क्षेत्र एवं उसकी शक्तियां, कौन कौन सी शक्तियां हैं, तो इसका जो अर्थ है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, उच्च न्यायालय के विवाद की प्रथम यहाँ पे श्रेष्ठता, सुनवाई सीधे ना की अपील के जरिए करने का अधिकार है, यह निम्नलिखित मामलों में विस्तारित है। तो देखिए यहाँ पे सुनिए, सीधे अपील की यहाँ पे जरूरत नहीं होती। अपील का इसका अर्थ क्या है कि कहाँ कहाँ इसके न्यायिक क्षेत्राधिकार हैं, तो अपील, बिना अपील के, जैसे मान लो मेरी किसी से लड़ाई हो जाए, मैं पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाऊंगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाने के बाद अगर मुझे वहां पे कुछ लगता है कि मेरा न्याय वहां पे सही से नहीं हो पाया, तो फिर मैं अपनी अपील करूंगा। तो जो अपील के बिना कौन कौन से सुनवाई करते हैं, कौन कौन से कार्य क्षेत्र हैं कि अधिकारिता का मामला और न्यायालय की अवमानना। इसके बाद संसद सदस्यों और यहाँ पे राज्य विधानमंडल सदस्यों के निर्वाचन संबंधी विवाद, इन सबकी अधिकार क्षेत्र में जो विवाद निपटाना सुलझाना होता है। यहाँ पे राजस्व मामले या राजस्व संग्रहण के लिए बनाए गए किसी भी अधिनियम या आदेश के संबंध में नागरिकों के मूल अधिकारों का प्रवर्तन है। तो आप सबको पता है कि जो अपने मूल अधिकार हैं, जो अपने संविधान में अपने सबके राइट्स हैं, तो उनका अगर कहीं से हम कह सकते उल्लंघन हो रहा, तो उच्च न्यायालय में वह जो लड़ाई है प्रवर्तनीय है। इसके बाद तो प्रारंभिक अधिकार क्षेत्र हो गया। इसके बाद यहाँ पे रिट क्षेत्राधिकार, आप सबको पता है कि 5 प्रकार की रिट होती है संविधान में। अनुच्छेद, जो आप लोग का क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट होने वाला है कि 226(1), अनुच्छेद 226(1) उच्च न्यायालय को नागरिकों के मूल अधिकारों के प्रवर्तन और अन्य किसी उद्देश्य के लिए, जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण एवं प्रतिषेध अधिकार परीक्षा, किसी भी अन्य उद्देश्य के लिए पद का अर्थ एवं यहाँ पे सामान्य कानूनी अधिकार का प्रवर्तनीय है। प्रवर्तनीय का मतलब है कि यहाँ पे इन सब से संबंधित यहाँ पे लड़ाई लड़ी जा सकती है। इसके बाद जो है इसका क्षेत्राधिकार, एक मूल अधिकार के संबंध में, रिटों के संबंध में। इसके बाद यहाँ पे अपीलीय क्षेत्राधिकार, तो उच्च न्यायालय मूलतः एक अपीलीय न्यायालय है। यहाँ इसके राज्य क्षेत्र के तहत आने वाले अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों के विरुद्ध अपील की सुनवाई होती है। अधीनस्थ न्यायालय डिस्ट्रिक्ट पर होते हैं, आप सबके तहसील स्तर पर होते हैं। इन सब के विरुद्ध जो सुनवाई होती है, तो वो अपन सब उच्च न्यायालय में करते हैं, जिसे हम अपीलीय कह सकते हैं। इसके बाद यहाँ दोनों तरह के सिविल एवं आपराधिक मामलों के बारे में अपील होती है, और इस प्रकार अपीलीय क्षेत्राधिकार में उच्च न्यायालय का न्यायिक क्षेत्र इसके मूल न्यायिक क्षेत्र से ज्यादा विस्तृत है। हाँ, चलिए तो हाँ, क्या कहा कि बिना पैसे के सफलता कैसे पाए। तो देखिए यहाँ पे सुनिए क्या क्वेश्चन आया, कितनी अच्छी शानदार क्लास चलते समय क्वेश्चन क्या आया कि सर बिना पैसे के सफलता कैसे पाए। तो देखिए मैं आप सबको बता दूं कि जेब में गांधी हो या ना हो, दिल में सफलता की आंधी होनी चाहिए, तो सफलता
कंफर्म है कि इसके संबंध में और मैं आप सबको कहूं कि पैर की मूंछ और छोटी सोच हमें आगे नहीं बढ़ने देती। टूटी कलम औरों की जलन खुद का भाग्य नहीं लिखने देती, और काम का आलस और पैसों का लालच हमें महान नहीं बनने देता। अपना मजहब ऊंचा और दूसरों का नीचा, ऐसी सोच हमें इंसान नहीं बनने देती। तो इस प्रकार से आप सब आगे पढ़ेंगे तो समझे कि पैसा जो है वो मायने नहीं रखता है सफलता में। मैंने आप सबसे पहले ही बोल दिया कि पैसा हो या ना हो, गांधी हो या ना हो, दिल में सफलता की आंधी होनी चाहिए बस। चलिए तो देखिए, आप सुनिए, यहाँ पे उच्च न्यायालय का न्यायिक क्षेत्र एवं शक्तियां। वर्तमान में उच्च न्यायालय को निम्नलिखित न्यायिक क्षेत्र एवं शक्तियां प्राप्त हैं। पहला, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, जो कि मैंने आप सबको अच्छे से बता दिया। न्यायाधीश बोले तो क्षेत्राधिकार, जिसे हम कह सकते रेट, 5 प्रकार की रेट होती हैं। अपीलीय क्षेत्राधिकार, पर्यवेक्षणीय क्षेत्राधिकार, मतलब कि इसके अंडर में कौन कौन सी सीमा तक के क्षेत्र आते हैं। अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण, जैसे हम कह सकते हैं तहसील स्तर पर, फिर उससे बड़ा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो न्यायालय होते हैं उन पर नियंत्रण। और इसके बाद अभिलेख न्यायालय, इसके बाद न्यायिक समीक्षा की शक्ति। तो इस प्रकार से जो इसके क्षेत्राधिकार हैं और शक्तियां हैं, तो इस प्रकार से यहाँ यहाँ काम करता है। बाकी आप सब केवल अपनी बुक उठाइए लूसेंट क्वेश्चन वाली और पूरे क्वेश्चन लगा डालिए, पूरे के पूरे आपका क्वेश्चन बन जाएंगे। और एक बार नहीं, एक क्लास आप लोग 2 बार देख के लिखना क्वेश्चन को, जो जो मैंने आप सबके लिए इम्पोर्टेंट बनाए हैं। तो आप अपने जो नोटबुक में इम्पोर्टेंट सेक्टर डाल के लिखते हैं, तो इसमें आप सब डाल के लिखना और बस मजे से पढ़ना, मजे से रहना। और आज की क्लास में एक क्वेश्चन आप सबका हर एक एग्जाम में बनेगा, उच्च न्यायालय से क्वेश्चन बनते हैं। टॉपिक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है आप सबके आगामी परीक्षाओं के लिए। तो आप सब ईमानदारी से पढ़ें। चलते हैं। जय हिंद।